अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में सबसे पहले मैं तमाम 10वीं जमात के बच्चों का इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवालात पूछूंगा। इन सवालात को आप बहुत गौर से सुने और इसके जवाब देने की कोशिश करें। और ये जो सवालात हैं, ये सवालात आपने पहले ही पिछली जमातों में पढ़ लिया है, उसके ताल्लुक से काफी सारी मालूमात हासिल की हैं। एक मरतबा मैं आपसे सवालात आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन सवालात को देखें और उन सवालात को बगौर सुनकर इन सवालात की जवाब दें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल है आपके लिए वो इस तरह है, दुनिया में कुल कितने बर्रे आजम हैं? बच्चों, हम तमाम को मालूम है ये जो दुनिया, ये जो जमीन है, हमने इसको बर्रे आजमों में तकसीम किया है। तो आपको ये बताना है कि हमने कुल कितने बर्रे आजमों में इस दुनिया को तकसीम किया है। बिल्कुल सही जवाब। आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है 7। तो हमने जमीन को 7 बर्रे आजमों में तकसीम किया है। बर्रे आजम एशिया, बर्रे आजम यूरोप, बर्रे आजम शुमाली अमेरिका, बर्रे आजम जनूबी अमेरिका, बर्रे आजम अंटार्कटिका, बर्रे आजम अफ्रीका और बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हमने 7 बर्रे आजमों में इस जमीन को तकसीम किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, हमारा जो मुल्क है यानी जो हिंदुस्तान है, ये किस बर्रे आजम में आता है, यानी हमारे मुल्क का शुमार किस बर्रे आजम में आता है? बिल्कुल सही जवाब। आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है बर्रे आजम एशिया। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान बर्रे आजम में आता है, इसका शुमार बर्रे आजम एशिया में होता है। तो चलिए, अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके लिए तीसरा सवाल है, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, तकरीबन आप तमाम बच्चे जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा सवाल आपके लिए है, आजादी से कबल हमारे मुल्क पर किसकी हुकूमत थी? हम तमाम जानते हैं, हम पर एक मुल्क ने तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा हुकूमत की। वो मुल्क कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, इसका जवाब है अंग्रेज। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज हम पर 200 से ज्यादा साल हुकूमत किए। हमने अंग्रेजों से जद्दोजहद कर कर सन 1947 को हमने आजादी हासिल की। 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। बच्चों, क्या अंग्रेज वाहिद यूरोपीय कौम थी जो हिंदुस्तान को आई थी? क्या दूसरे यूरोपीय ममालिक हमारे मुल्क को नहीं आए थे? हाँ, आए थे। तो क्या वो तिजारत करने के लिए आए थे? बेशक वो तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन आने के बाद यहाँ के हालात क्या हुए? तमाम यूरोपीय ममालिक जब हिंदुस्तान को आए तो यहाँ पे हालात क्या हुए? कौन कौन से जंगें लड़ी गई? इसके हिंदुस्तान पर क्या असरात मुरतब हुए? क्या आप ये जानना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए, आज हम 10वीं जमात का तारीख का पहला सबक, जिसका नाम हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद है, जिसको हम अंग्रेजी में द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कहते हैं, इस सबक का हम आज मुतालिया करेंगे। बच्चों, आज जो ये वीडियो क्लास है, आज जो मैं ये क्लास ले रहा हूं, ये इस सबक का पहला हिस्सा है। तो हम आज इस पहले हिस्से में क्या क्या मालूमात हासिल करेंगे वो भी हम जरा देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम किन किन नुकात पर मालूमात हासिल करेंगे वो इस तरह हैं। सबसे पहले यूरोपीय अक़वाम के साथ हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात। तो हम देखेंगे कि हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान कैसे तिजारती ताल्लुकात थे, उसका मुतालिया करेंगे। फिर इसके बाद हम
उस्मानी तुर्कियों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। कब और कौन कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, इसके बाद क्या असरात हुए, इसके ताल्लुक से भी मालूमात हासिल करेंगे। तीसरे नंबर पर हम हिंदुस्तान का बहरी रास्ते की दरियाफ्त, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ्त करने के वजूहात क्या थे, किसने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश किया, बहरी रास्ता तलाश होने के बाद हिंदुस्तान में कौन से हालात पैदा हुए, उसके ताल्लुक से भी आज की इस वीडियो क्लास में हम मालूमात करेंगे। और आखिर में हम हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद के ताल्लुक से हम आकर जो है मालूमात करेंगे। तो लिहाजा आज की इस वीडियो क्लास में हम इन तमाम नुकात का मुतालिया करेंगे। बच्चों, क्या आप तैयार हैं इस पर मालूमात हासिल करने के लिए? हाँ, तो चलिए अब हम सबसे पहले हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हमारे यानी हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात थे ये बहुत ही कदीम थे। सदियों से ये तिजारत होती आ रही थी। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान बरामद और दरामद होती थी, सदियों से ये चलता आ रहा था। अब ये जो तिजारत है ये तिजारत बर्री रास्ते से होकर गुजरती थी, यानी बर्री रास्ते से मुराद जमीनी रास्ता, जमीनी रास्ते से पैदल सफर से ये तिजारत होती थी। यूरोप से लोग हिंदुस्तान को आते थे और हिंदुस्तान से जो अशिया थे वो यूरोप को ले जाया करते थे। अब ये जो जमीनी रास्ता था, ये जमीनी रास्ता एक मुकाम है, उस मुकाम का नाम है कुस्तुनतुनिया। मैंने यहाँ पे आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं लाल रंग से, यानी इसको अंडरलाइन भी किया है। इस मुकाम का नाम है कुस्तुनतुनिया। इस मुकाम को पार कर कर ही ये तिजारत होती थी। बिना इस मुकाम को पार किए यूरोप को जाना नामुमकिन सा था। तो ये जो तिजारत थी जो थी बर्री रास्ते से होकर गुजरती थी और ये बर्री रास्ता कुस्तुनतुनिया के मुकाम से होकर गुजरता था। अब मैं आपको नक्शे के जरिए से इस मुकाम की, अब मैं यहाँ पे आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत होती थी। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, मैंने इस नक्शे में दो रंगों का इस्तेमाल किया है। एक है केसरी रंग, जिसको हम ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं, एक है हरा रंग। तो ये जो केसरी रंग है ये आकर हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान को हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हरा रंग है जो मैंने यूरोप के लिए इस्तेमाल किया है, ये है यूरोप। तो ये हिंदुस्तान और यूरोप का जो रास्ता था, जो तवील और लंबा रास्ता था, ये इस रास्ते से, पैदल रास्ते से ये तिजारत होती थी। अब मैं आपको अगले और एक नक्शे के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने कुस्तुनतुनिया की निशानदेही कराई है। आपके सामने एक नक्शा आ रहा है, आप इस नक्शे में देख सकते हैं एक लाल रंग का दायरा है। ये जो लाल रंग का दायरा है ये इस्तंबुल बोलकर है। आज का जो मौजूदा नाम है कुस्तुनतुनिया का वो इस्तंबुल, इसका जो पुराना या कदीम नाम है जो है वो आकर कुस्तुनतुनिया। आज फिलहाल इसका नाम इस्तंबुल है जो तुर्की में है। आप देख सकते हैं ये जो मुकाम है, इस मुकाम को पार कर ही आप यूरोप को, यानी उस वक्त के जो ताजिर थे वो आकर यूरोप को जाया करते थे। तो अब हम और एक नक्शे के जरिए से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस नक्शे में आप देख सकते हैं लाल रंग का जो नक्शा बताया गया है ये आकर तुर्की है। तो ये जो तुर्की है ये तुर्की में ही आकर जो है कौन सा शहर है, कुस्तुनतुनिया है। तो इस तुर्की में मौजूद कुस्तुनतुनिया को पार कर भी यूरोप तक पहुंचा जाता था। हम इसको इस और एक अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ये जो कुस्तुनतुनिया था, जो मुकाम था, एक दरवाजे की मानिंद था। बिना इस दरवाजे को पार करे यूरोप को पहुंचना नामुमकिन था। तो लिहाजा अगर इस यूरोप को पहुंचना है तो वो कुस्तुनतुनिया को पार कर ही पहुंचा जा सकता था। तो अब ये तो मालूम हो गया बर्री रास्ते से होती थी, किस मुकाम से होती थी। अब हम देखेंगे कि ये जो तिजारत थी, जो हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान जो तिजारत जो थी वो किन अशियाओं की होती थी। आप देख रहे हैं ये जो तिजारत जो थी वो आकर गर्म मसालों की, कीमती और नादिर अशियाओं की होती थी।
गरम मसालों में आप तस्वीर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं अदरक देख रहे हैं, हल्दी, लौंग, चकला, इलायची और कई किस्म के आप गरम मसाले देख रहे हैं। ये जो गरम मसाले जो थे ये हिंदुस्तान पूरे यूरोप में आकर जो है मशहूर था और पूरे यूरोप जो थे यूरोपीय ममालिक इन गरम मसालों के आदी भी थे और इनको इनकी जरूरत थी। तो इस तरीके से इन चीजों की तिजारत होती थी। अब सन 1453 में बहुत ही अहम वाकया आपके सामने रख रहा हूं, बच्चों बड़ा गौर से सुने। सन 1453 सनी ईस्वी में उस्मानी तुर्कियों ने इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। सन 1453 में उस्मानी तुर्कियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर कब्जा होना था, उस्मानी तुर्कियों ने कुस्तुनतुनिया पर मुकम्मल अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। ना सिर्फ इतना बल्कि कुस्तुनतुनिया से गुजरने वाले जितने भी रास्ते थे उन रास्तों को मुकम्मल अपने कब्जे में कर लिया। और करने के बाद अब उस्मानी तुर्कियों ने कुस्तुनतुनिया और इससे होकर गुजरने वाले रास्तों पर होने वाली तिजारत पर टैक्स आयत कर दिया। जैसे ही टैक्स आयत करना था, यूरोपीय ममालिक या यूरोपीय तिजारत जो ताजिर थे उनको इस रास्ते से यानी कुस्तुनतुनिया से और कुस्तुनतुनिया से होकर गुजरने वाले रास्तों से होने वाली तिजारत मुनाफा बख्श नहीं हुई। यानी उनको इस रास्ते से तिजारत करना मुनाफा बख्श नहीं था, तो उन्होंने आकर जो है अब इस रास्ते से तिजारत करना आकर जो है उनके लिए दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। ऐसी हालात में अब कुस्तुनतुनिया के बाद हालात क्या हुए अब हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो यूरोप जो था, यूरोप के तमाम ममालिक जितने भी यूरोपीय ममालिक थे, ये तमाम के तमाम ममालिक हिंदुस्तानी अशियाओं के बहुत आकर जो उन हिंदुस्तानी अशियाओं की उन ममालिक में बहुत मांग थी। उनको हमारे अशियाओं की खासकर जो गरम मसाले की जो चीजें थी उनकी बहुत ही शिद्दत से जरूरत थी। अब चूंकि कुस्तुनतुनिया से तिजारत करना उनके लिए मुनाफा बख्श नहीं था, तो इस वजह से तमाम यूरोपीय ममालिकों ने क्या किया, खासकर उनमें दो ममालिक स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों ममालिकों ने तमाम मल्लाहों की हौसला अफजाई की। अब मल्लाह कौन है? मल्लाह कहते हैं जो समंदरी रास्ता या समंदरी जहाज चलाते हैं, हम उसको मल्लाह कहते हैं। अब ये जो मल्लाह थे इनको क्या किया, स्पेन और पुर्तगाल ने इनकी हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की, ताकि वो हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करें। अब उनमें से एक शहजादा जिसका नाम पुर्तगाल का शहजादा, वो एक कदम आगे गया, एक कदम इसने और एक ज्यादा उठाया, आगे ये आकर जो है इसके लिए काम किया। तो इसने ना सिर्फ मल्लाहों की हिम्मत अफजाई की बल्कि इसने ये मल्लाहों से वादा भी किया कि अगर कोई मल्लाह हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश कर लेगा तो उसके लिए बहुत सारे इनामात भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मल्लाहों में जोश पैदा किया गया ताकि वो हिंदुस्तान का बहरी रास्ता या मुतबादिल रास्ता तलाश करें। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अब देखें, हम आज के दौर में कहीं पे हमें किसी मुकाम को जाना है और हमने वहां पर अभी तक नहीं जा पाए, तो ऐसी सूरत में हम जब चलते हैं तो हम सड़कों पर लगे साइन बोर्ड्स, सड़कों पर लगे बोर्ड्स को और डायरेक्शंस को, सिमतों को देखकर हम अपना सफर तय करते हैं। इन साइन बोर्ड से हमें कुछ मदद हासिल होती है अपना सफर तय करने के लिए। आज के इस जदीद दौर में हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स हैं, गूगल मैप के जरिए से हम अपना सफर तय करते हैं। सड़कों को जाना रहा तो अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हम आज मुख्तलिफ जदीद ऐप्स का हम इस्तेमाल कर कर अपने मुकाम तक हम पहुंचते हैं। बच्चों, उसी तरीके से उस दौर में, वो दौर तो उतना जदीद तरीन नहीं था, लेकिन उस वक्त दो आलात, साइंसी आलात ऐसे थे जिनकी
वजह से वो दो आलात मल्लाहों को काफी मददगार साबित हुए अपने समंदरी सफर तय करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आकर कुतुबनुमा, जिसको हम इंग्लिश में कंपास नीडल कहते हैं। दूसरा है, इसको हम कहते हैं अस्त्रलाब, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोलाब कहते हैं। तो ये एस्ट्रोलाब, ये दोनों साइंसी आलात मल्लाहों को काफी मददगार साबित हुए। तो ये कुतुबनुमा सिमत बताने के लिए, सिमत तय करने के लिए, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब का जो पता लगाया जाता था, ये कुतुबनुमा को देखकर ही हम पता लगाते थे। उस वक्त वो मल्लाह पता लगाते थे। इसी तरीके से जो अस्त्रलाब है, ये तारों और चांद के मुकाम को देखकर ये अंदाजा लगाया करते थे कि वो कहां पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आलात उनके लिए काफी मददगार साबित होते थे। तो इन दोनों आलात का इस्तेमाल कर कर कई मल्लाह हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने के लिए निकले। अब हिंदुस्तान का बहरी रास्ते की दरियाफ्त, अब हम देखेंगे हिंदुस्तान का बहरी रास्ता किसने तलाश किया, उसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। बच्चों, सन 1498 में पुर्तगाली मल्लाह वास्को डी गामा हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर कालीकट के मुकाम पर आकर पहुंचा। वैसे तो कई मल्लाह हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने के लिए निकले, लेकिन कामयाबी वास्को डी गामा को मिली। वास्को डी गामा सन 1498 में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल कालीकट के करीब कापिड़ मुकाम पर आकर पहुंचा। बच्चों, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वास्को डी गामा की है। कई बार सवाल आया है कि हिंदुस्तान का बहरी रास्ता किसने तलाश किया, तो इसका जवाब वास्को डी गामा है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर वास्को डी गामा की है। तो वास्को डी गामा हिंदुस्तान का बहरी रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। अब आपको मैं नक्शे के जरिए से बता रहा हूं कि किस तरीके से वास्को डी गामा अपना समंदरी सफर तय किया। आप इस नक्शे में देख सकते हैं वास्को डी गामा पोर्चुगल बोलकर आप देख रहे हैं अंग्रेजी में, पुर्तगाल से निकलकर बहरे औकियानूस को पार करता हुआ वो जुनूबी अफ्रीका का निचला सिरा, जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, रासुल खुश उम्मीद जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वहां पे पहुंचा। फिर वहां से अपना तवील समंदरी सफर तय करते हुए वो आखिरकार हिंदुस्तान का मगरबी साहिली मुकाम जिसका नाम कालीकट है और कालीकट के करीब कापिड़ पर आकर पहुंचा। तो इस तरीके से वास्को डी गामा तकरीबन 10.5 महीने के मेहनत मशक्कत के समंदरी सफर के बाद वो हिंदुस्तान को आकर पहुंचा। अब आने के बाद जब वो कालीकट पर आया, आने के बाद उस वक्त कालीकट का हुक्मरान जामोरिन था। इसने, अब मैं आपको एक तस्वीर भी बताने जा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मंजर को बताया गया है कि किस तरीके से वास्को डी गामा हिंदुस्तान के शहर यानी मगरबी साहिली मुकाम कालीकट पर आकर पहुंचता है। उसको मंजर को बताया गया है। तो यहाँ पे आने के बाद उस वक्त जो कालीकट का जो बादशाह जामोरिन था, वास्को डी गामा इसके दरबार में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद इसने पुर्तगालियों के लिए इजाजत हासिल की। किसकी इजाजत? तिजारत की इजाजत हासिल की। आखिरकार वो कामयाब हो गया। कामयाब होने के बाद वास्को डी गामा दोबारा पुर्तगाल को वापस चला गया। अब एक बात आप जान लें, हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाली जो पुर्तगाल जो कौम थी, यूरोपीय जो कौम थी, वो आकर पुर्तगाल थी। तो लिहाजा तमाम यूरोपीय मुमालिक में हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाल थे। अब जब वास्को डी गामा जब पुर्तगाल चला गया तो इसके बाद अब हम पुर्तगालियों के ताल्लुक से जानेंगे कि इसके बाद हालात क्या हुए। तो इसके बाद पुर्तगालियों ने एक शख्स जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर हिंदुस्तान को भेजा गया। जब ये हिंदुस्तान को आया, आने के बाद इसने कभी नहीं सोचा कि वो हिंदुस्तानी के जमीनी इलाकों को फतेह करे, हासिल करे, कब्जा करे। इसने अपनी पूरी की पूरी तवज्जो इसने समंदरी इजारादारी पर डाल दी, यानी समंदरी इजारादारी पर इसने जो समंदरी रास्ते थे इस पर पुर्तगालियों का कंट्रोल रहे,
اس میں पुर्तगाल मजबूत रहे, इस पर इसने तवज्जो दी। इसी वजह से इसकी इस सोच को, इसकी इस पॉलिसी को हम नीली आबी पॉलिसी कहते हैं। अच्छी तरीके से याद रखें, इसकी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? नीली आबी पॉलिसी, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल का अगला गवर्नर बनकर आता है। अब हम तस्वीर भी इसकी जरा देख लेते हैं। तो ये जो तस्वीर है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क की तस्वीर है। तो ये हिंदुस्तान को आने के बाद इसने जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो नीली आबी पॉलिसी थी इसको नहीं अपनाया, बल्कि इसने उस पॉलिसी को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो इसने नीली आबी पॉलिसी के बजाय जमीनी तौसी को अहमियत दी, यानी जमीन को कब्जा करना इसने सोचा। इसी राह पर चलते हुए इसने सन 1510 सनी ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा हासिल किया। तो हिंदुस्तान में सबसे पहला मुकाम जो पुर्तगालियों ने कब्जा किया या किसी यूरोपीय मुल्क ने हासिल किया वो था गोवा। आप इस नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भी आप देख रहे हैं, मैंने इस नक्शे में गोवा को बताया है, इसकी निशानदेही की है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में गोवा हिंदुस्तान के मगरबी साहिली मुकाम पर है। तो ये आकर जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 सनी ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से हासिल भी किया, और ना सिर्फ हासिल किया बल्कि उस शहर को, गोवा को इन्होंने पुर्तगालियों का सदर मुकाम भी बनाया। अब जो दूसरी कौम थी जो हिंदुस्तान को, यूरोपीय कौम जो आई वो थी डच। तो ये दूसरे नंबर पर है। ये दूसरी कौम थी जो हिंदुस्तान को तिजारत की गर्ज से आई, जिनको हम डच कहते हैं। सन 1602 सनी ईस्वी में, इन द ईयर 1602 एडी, डच कौम हिंदुस्तान को आए और इन्होंने हिंदुस्तान में अपने तिजारत की गर्ज से इन्होंने एक तिजारती कंपनी कायम की। उस कंपनी को इन्होंने नाम दिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने इस कंपनी को कायम किया ताकि हिंदुस्तान और डच मुल्क के दरमियान ये तिजारत कायम कर सकें और इस तिजारत को फरोग दे सकें। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में अपनी तिजारती कोठियां कायम की। कोठियां कहते हैं मरकस या मराकिस। तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ मुकामात में इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में अपने लिए तिजारती कोठियां कायम की। कहां पे की? आप ये मुकामात देख सकते हैं। सूरत में इन्होंने अपनी तिजारती कोठी कायम की, भरूच में, कोची में, नागपट्टनम में, मछलीपट्टनम में। तो कहने का मतलब क्या है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने तिजारती कोठियां या तिजारती मराकज कायम की। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हिंदुस्तान में जो सबसे पहले पुर्तगाल आए और उसके बाद डच कौम आए। ये दोनों ममालिक हिंदुस्तान में जब तक रहे जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज और फ्रांसीसी नहीं आए। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज और फ्रांसीसी आए तब पुर्तगालियों का और डच का जवाल होना शुरू हो गया। तो ये जो पुर्तगाल और जो डच जो थे ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का मुकाबला नहीं कर पाए। हम ये आगे की क्लास में भी इसका मुतालिया करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको मुकामात की निशानदही कराने जा रहा हूं, वो मुकामात जो डच कौम ने अपनी तिजारती कोठियां कायम की। आप नक्शे में देख रहे हैं, ये आज का मॉडर्न गुजरात है। तो गुजरात का शहर जिसका नाम सूरत, यहाँ पे इन्होंने अपनी तिजारती कोठी कायम की। फिर इसके बाद इन्होंने भरूच में अपनी कोठी कायम की। फिर इसी तरह इन्होंने आज का जो आंध्र प्रदेश है, जो मछलीपट्टनम है, आप देख सकते हैं इस नक्शे में, तो मछलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी तिजारती कोठी कायम की। इसके बाद इन्होंने नागपट्टनम में भी अपनी तिजारती कोठी कायम की। अब इसके बाद जो हिंदुस्तान में आने वाली जो तीसरी कौम थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज हिंदुस्तान को आए। अब यहाँ पे आने के बाद अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए सन 1600 सनी ईस्वी में मलिका एलिजाबेथ ने इनको इजाजत दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने की। तो मलिका एलिजाबेथ की इजाजत से ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। सन 1617 सनी ईस्वी में अंग्रेजी अफसर जिसका नाम सर थॉमस रो था, तो इसने भी आकर जो है
जहांगीर के दरबार में हाजिरी देकर अपने लिए तिजारत करने के लिए इजाजत हासिल की। इस तरह सर थॉमस रो अंग्रेजों के लिए इजाजत हासिल करने में कामयाब हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने आगरा, अहमदनगर, भरूच में अपनी तिजारती कोठियां कायम की। सन 1690 में बंगाल के गवर्नर से इन्होंने हुगली नदी के किनारे एक जमीन को खरीदा। जमीन को खरीदने के बाद वहां पे इन्होंने एक किला तामीर करवाया। उस किले का नाम है सेंट विलियम फोर्ट। यहाँ पे इन्होंने किला तामीर करवाया। कुछ सालों के बाद इस किले के अतराफ व अकनाफ एक बस्ती, एक शहर का वजूद हुआ। बच्चों, ये जो शहर है ये कोई और शहर नहीं बल्कि कोलकाता है, जो आज 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने मद्रास, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में अपनी तिजारती कोठी कायम की। ना सिर्फ इतना बल्कि इन्होंने कलकत्ता को अपना दारुल खिलाफा यानी सदर मुकाम बनाया। तो इस तरीके से बच्चों, हमने आज की इस क्लास में इतने तमाम नुकात का मुतालिया किया है। तो अब फिर हम देखेंगे कि हमने आज की क्लास में, आज की इस वीडियो क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूरोपीय अक़वाम के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। दूसरे नंबर पर उस्मानी तुर्कियों का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कब किया, क्यों किया और उसके बाद हालात क्या हुए, उसका भी मुतालिया किया। तीसरा, हिंदुस्तान का बहरी रास्ते की दरियाफ्त। तो चौथा और आखिरी जो हमने पढ़ा वो था हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। हमने इसमें पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों का मुतालिया किया। अगली क्लास में हम फ्रांसीसियों के ताल्लुक से इसका मुतालिया करेंगे। बच्चों, तो चलिए जो हमने आज पढ़ा है उसका हम एक बार आकर जो है इसकी कदर पायमाई मुहासिबा करते हैं। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आपको इनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, अब आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत डैश रास्ते से होकर गुजरती थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है कुस्तुनतुनिया। दूसरा सवाल आपके लिए आ रहा है, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता, बहुत ही आसान सवाल है, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता डैश ने तलाश किया। बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है वास्को डी गामा। तीसरा सवाल, हिंदुस्तान में सबसे पहले दाखिल होने वाला यूरोपीय मुल्क डैश था। तो बच्चों, आपने पढ़ा है अभी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब है पुर्तगाल। चौथा सवाल, डच कौम ने डैश सनी ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इसका जवाब है सन 1602। पांचवा सवाल, सन 1600 सन ईस्वी में किसकी इजाजत से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई? तो आपने पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सन 1600 सन ईस्वी में मलिका एलिजाबेथ ने आकर जो है अंग्रेजों को इजाजत दी कि वो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, घर पर काम है। आप देख सकते हैं ये सवालात हैं। इन सवालात को आप सुने और अपनी नोटबुक्स में लिखें और इनके जवाबात लिखकर आप अपने मौलिम को बता लें और जवाबात की इस्लाह करवाएं। तो सबसे पहला सवाल, हिंदुस्तान में अहद वस्ता में हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान किस तरह तिजारत होती थी? पहला सवाल। दूसरा, हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ्त करने के लिए कौन से असबाब हैं? लिखें। तीसरा, हिंदुस्तान को तिजारत की गर्ज से आने वाले यूरोपीय ममालिक कौन कौन से थे, उनकी फहरिस्त बनाएं। चौथा और आखिरी सवाल, हिंदुस्तान का नक्शा डालकर दिए गए मुकामात की निशानदेही करें। कलकत्ता पहला, दूसरा मद्रास, तीसरा पांडिचेरी और चौथा गोवा। तो बच्चों, आज हमने इसका मुताला किया है। इस सबक को पेश करने वाले यानी मैं मोहम्मद इम्तियाज, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिल्लरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। शुक्रिया, थैंक यू।